भारत के 14वां राष्ट्रपति श्रीयुक्त रामनाथ कोविंद, जिनके बारे में आपको पता ही होगा, जिनका कार्यकाल 2017 से लेकर 2022 तक था, यानी कि इसी साल और कुछ ही दिनों के बाद उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। तो अब वक्त है भारत के लिए एक नए सोच और एक नए चेहरे के साथ एक नए राष्ट्रपति का। द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति, जिनका स्तर भारतीय गणतंत्र में सबसे ऊपर होता है। पर विडंबना की बात यह है कि हम सब उनके बारे में इतना कुछ जानते नहीं है, क्योंकि उनका जो भी काम होता है वो ज्यादातर पब्लिकली नहीं होता है। अब नए इलेक्शंस आने वाले हैं, नए राष्ट्रपति बनेंगे, तो ऐसे में कई सारे सवाल आप सबके मन में आ सकते हैं। इन्हीं सभी सवालों का जवाब देना इस वीडियो का मकसद है, जहां हम 4 सबसे जरूरी सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला, एक राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होती है। दूसरा, एक राष्ट्रपति बनने की क्या क्या प्रक्रिया होता है, कैसे एक आम आदमी एक राष्ट्रपति बन सकता है। तीसरा और सबसे जरूरी, इसी साल होने वाले इलेक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। जो भी उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हैं उनके बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे। बेसिकली मेरी कोशिश रहेगी आप सभी तक ये जानकारी पहुंचाना एक छोटे से वीडियो के माध्यम में। तो मैं मिलता हूं आपको वीडियो के आखिर में, तब तक के लिए आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर लेना, अगर पसंद नहीं आता तो कोई बात नहीं, वीडियो को आखिर तक देखिए। आपके मन में जो भी है आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि The former governor of Jharkhand, Draupadi Murmu, is BJP's choice for the presidency. Now to be accompanied by NCP Chief Sharad Pawar after the nomination he will then take off his campaign. पहले बात करते हैं उन योग्यताओं के बारे में जिनका होना एक राष्ट्रपति बनने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। सबसे पहले तो वो एक अच्छे इंसान होना जरूरी है, उसके अलावा वो एक भारतीय होना चाहिए। दूसरा, उनकी आयु 35 साल से ऊपर होनी चाहिए। तीसरा, वो कम से कम इतना योग्य हो कि भारत के किसी भी राज्य के एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन पाए। और चौथी, उनके पास कोई भी प्रॉफिटेबल ऑफिस ना हो, यानी कि वो किसी भी ऐसे ऑफिस का हिस्सा ना हो जहाँ से उन्हें प्रॉफिट मिलता है। अब ये तो जान लिया योग्यताओं के बारे में। अब जानते हैं कि ये राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया आखिरकार होता कैसा है। इस निर्वाचन की सभी बातें भारत के संविधान के आर्टिकल 54 से लेकर आर्टिकल 58 तक में लिखित है। अब ये तो सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट वोटिंग से किया जाता है, यानी कि उसकी जगह हम जिन उम्मीदवारों को वोट देकर एमपी या फिर एमएलए बनाते हैं वो एक खास तरीके से वोट देकर राष्ट्रपति का चयन करते हैं। अब यहाँ जो मतदान प्रक्रिया होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, और वो ऐसे कि इनमें जो भी वोट्स होते हैं उन सबके एक अलग अलग पॉइंट्स होता है। अगर बात करें भारत के सभी एमपीस यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की, तो उन सब की वोटिंग पॉइंट्स समान होता है। इसका मतलब उनका जो एक वोट होता है उसका पॉइंट 700 पॉइंट्स। तो अगर मुझे एमपीस के तरफ से एक वोट मिलता है तो मुझे 700 पॉइंट्स मिलेंगे, 2 वोट मिलते हैं तो 1400 और 3 वोट मिलते हैं तो 2100। इसी तरह से होता है। जो टोटल पॉइंट्स एमपीस यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के तरफ से मिलता है वो हो जाता है 5,43,200। अब अगर बात करें एमएलए यानी कि मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उनकी वोटिंग पॉइंट्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और वो ऐसे कि सभी राज्यों के एमएलए के वोटिंग पॉइंट्स अलग अलग होते हैं। तो किसी भी एक राज्य के एक एमएलए की वोटिंग पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। तो फॉर्मूला कहता है कि द वोटिंग पॉइंट ऑफ एन एमएलए इज इक्वल टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ एमएलए इनटू 1/1000। अब इसको थोड़ा सा आसानी से समझने के लिए हम एक स्टेट का एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। अगर हम बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा की जनसंख्या 1971 सेंसस के हिसाब से 2,19,44,615 है। अब अगर हम ओडिशा के टोटल नंबर ऑफ एमएलए की बात करें तो वो हो जाता है 147। अब इन सबको अगर हम फॉर्मूला में डालते हैं तो ये बन जाता है करीबन 149। मतलब ओडिशा के एक एमएलए की वोट की पॉइंट होती है 149। बाकी सभी राज्यों की एमएलए की वोटिंग पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। जहाँ उत्तर प्रदेश के एमएलए का वोटिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, वहीं पे सिक्किम के एमएलए का वोटिंग पॉइंट सबसे कम। तो अगर भारत के सभी एमएलए के वोटिंग पॉइंट को मिलाते हैं तो वो बन जाता है करीबन 5,43,231। भारत के सभी एमपीस और एमएलए को मिला के इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति का चयन इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है। अब अगर भारत के सभी एमपीस और एमएलए के वोटिंग पॉइंट्स को मिला लिया जाए तो वो बन जाता है करीबन
10,86,431 पॉइंट्स। और एक राष्ट्रपति उम्मीदवार को जीतने के लिए इसमें से करीबन 50% से एक वोट ज्यादा लाना होता है, यानी कि करीबन 5,43,217 वोट्स। अब ये तो हो गई वोटिंग की बात। अब आते हैं काउंटिंग प्रोसेस पे। कैसे इन वोटिंग पॉइंट्स को काउंट किया जाता है और कैसे एक उम्मीदवार राष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है। तो ये प्रक्रिया राउंड्स में किए जाते हैं। अगर पहले राउंड में सिर्फ 2 ही उम्मीदवार खड़े हैं तो जिसके पास 50% से ज्यादा वोट्स होंगे तो वही विजेता कहलाएगा। पर अगर 3 उम्मीदवार खड़े हैं तो ये प्रोसेस राउंड 2 तक जाएगी। अब राउंड 2 को समझने के लिए हम 3 एग्जांपल्स लेते हैं। अब मान लेते हैं कि 3 उम्मीदवार A, B, C राष्ट्रपति के पद के लिए खड़े हैं। तो अब अगर A को 45% वोट मिल जाता है, B को 35% और C को 20% वोट मिलता है, तो जिसके पास सबसे कम परसेंट होता है उसको एलिमिनेट कर लिया जाता है, यानी कि अब C एलिमिनेट हो जाएगा और उसके सारे वोटिंग पॉइंट्स A और B के अंदर समान तरह से भाग कर दिए जाएंगे। तो अब A के बन गए 55 पॉइंट्स और B के बन गए 45 पॉइंट्स। तो यहाँ पे A बन जाता है विजेता। अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो अब जानते हैं इसी साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। इसी साल यानी कि 2022 में भारत के राष्ट्रपति पद के लिए 2 उम्मीदवार खड़े हैं। पहले बीजेपी यानी कि रूलिंग पार्टी से द्रौपदी मुर्मू और दूसरे तृणमूल कांग्रेस से यशवंत सिन्हा। बात करें द्रौपदी मुर्मू की तो वो ओडिशा के एक ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करती है, जो कि झारखंड के गवर्नर भी रह चुकी है। और यशवंत सिन्हा एक फॉर्मर IAS ऑफिसर है। देखा जाए तो दोनों ही काफी योग्य कैंडिडेट्स हैं भारत के राष्ट्रपति पद के लिए। पर BJD, JDU और LGB के समर्थन के बाद द्रौपदी मुर्मू के जीतने के आसार थोड़े बहुत बढ़ चुके हैं। तो फिर आपको वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। बाकी अगर पसंद आया है तो अपने किसी एक दोस्त के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें और आप हमारे इस छोटे से YouTube फैमिली का भी हिस्सा बन सकते हो। सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहो, सीखते रहो और सिखाते रहो।